बहुत से संक्रमण धातुएं या हम कहें अधिकांश संक्रमण धातुएं उपसहसंयोजक यौगिक बनाती हैं और जिन्हें हम संकुल यौगिक भी कहते हैं। इनके अपने कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं तथा इनका बहुत से जगह पर बहुत अधिक उपयोग होता है। यहाँ पर हम देखें कि जो डी ब्लॉक तत्व हैं उनके संकुल यौगिक बनाने के पीछे जो कारण है वह है इनका छोटा आकार। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एस ब्लॉक के तत्व हैं या पी ब्लॉक के तत्व हैं वो संकुल आयन नहीं बनाते हैं या संकुल यौगिक नहीं बनाते हैं। ये गुण केवल डी ऑर्बिटल के तत्वों में पाया जाता है और क्योंकि इनका जो आकार है वह छोटा होता है। दूसरी ओर हम देखें कि इनके जो आयन हैं उनके ऊपर उच्च आवेश पाया जाता है। और तीसरा जो मुख्य कारण है वह यह है कि इनमें रिक्त डी ऑर्बिटल्स उपस्थित होते हैं। रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होने की वजह से ये संकुल आयन जब बनाते हैं तो वहाँ पर लिगेंड्स के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरह से हम कहें कि इन जो तीन महत्वपूर्ण गुणों की वजह से डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व हैं वह संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब हम ये जानें कि संकुल यौगिक क्या होते हैं। तो कभी कभी जो संक्रमण धातुएं हैं वह निश्चित संख्या में कुछ ऋणायनों या फिर उदासीन अणुओं के साथ यहाँ पर बंधित होकर एक निश्चित प्रकार के कॉम्प्लेक्स संरचना का निर्माण करती हैं। और इस जो कॉम्प्लेक्स यौगिक होते हैं उनके भी अपने एक अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। कुछ संकुल यौगिकों के उदाहरण हैं जैसे कि यहाँ पर हम देखें पोटेशियम फेरोसाइनाइड या फिर हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर टेट्राएमीन क्लोरिडो कोबाल्ट क्लोराइड। ये संकुल यौगिक हैं और यहाँ पर हम देखें कि जो इनकी संरचना होती है यह इसमें दो भाग आपको दिखाई दे रहा है। एक भाग है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा गया है जबकि दूसरा भाग है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले भाग को हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं या इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, उपसंयोजन सत्ता कहते हैं, जबकि बाहर वाला जो आयन होता है उसे हम काउंटर आयन कहते हैं। यहाँ पर देखें जो अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उपस्थित आयन है जब हम इस अणु या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जल में विलय करते हैं तो ये आयनित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें नॉन आयनाइजेबल पार्ट कहते हैं। जबकि जो बाहर उपस्थित आयन है वह आयनाइजेबल आयन होते हैं, ये जल में जाने पर ये वियोजित हो जाते हैं। यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है तथा उससे जुड़े हुए जो आयन जैसे कि क्लोराइड है तथा उदासीन अणु जैसे कि यहाँ पर अमोनिया है इसे हम लिगेंड्स कहते हैं। और इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धातु जो परमाणु है वह या धातु आयन है वह ऋणायनों तथा उदासीन अणुओं के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स संरचना का निर्माण करता है और इसे हम कहते हैं संकुल यौगिक। या फिर क्योंकि यहाँ पर देखें लिगेंड्स तथा केंद्रीय धातु परमाणु के बीच जो बंध होता है वह उपसहसंयोजी बंध होता है और इसी वजह से इन यौगिकों को हम उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं तथा इनका औद्योगिक तौर पर तथा दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व होता है। इसके बाद हम देखते हैं संक्रमण तत्वों का एक और महत्वपूर्ण गुण वह है उत्प्रेरकीय गुण। बहुत सारे संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक, वही यौगिक जिनका भी हमने देखा संकुल यौगिक, ये बहुत अच्छे उत्प्रेरक होते हैं तथा बहुत सारी औद्योगिक क्रियाओं में उत्प्रेरक के तौर पर उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं हाइड्रोजनीकरण की क्रिया। आप जानते हैं जब हम इथिलीन जो कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है जब इसका निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए निकेल धातु जो कि संक्रमण धातु है यह उत्प्रेरक के तौर पर उपयोग में लाई जा रही है। इसी तरह से अमोनिया निर्माण की हैबर विधि जिसमें कि हम नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को के क्रिया के द्वारा अमोनिया का
उत्पादन करते हैं। यहाँ पर आयरन, जो सूक्ष्म विभाजित आयरन है, वह उत्प्रेरक के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। इसी तरह से हम देखें जो अन्य उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पर बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन, जो हम देखते हैं पॉलीथीन, जो कि इथिलीन का बहुलक होता है। जब हम इथिलीन से पॉलीथीन बनाते हैं तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार के उत्प्रेरक का उपयोग होता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जो कि टिटेनियम, जो कि एक संक्रमण धातु है, उसका ही यौगिक होता है। इसी तरह से अन्य उदाहरण हम ले, जैसे कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण। सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण जब हम करते हैं संपर्क विधि के द्वारा, तो वहाँ पर वेनेडियम धातु को उत्प्रेरक के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो संक्रमण धातुएं हैं, ये बहुत अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करती हैं, और उत्प्रेरक की तरह ये इनके जो कार्य का कारण है वह है इनकी परिवर्तनशील संयोजकता, एक कारण, और दूसरा कारण है इनका संकुल निर्माण करने की प्रवृत्ति। अब ये हम देखें कि इनकी जो परिवर्तनशील संयोजकता है वह किस प्रकार से इनके उत्प्रेरकी गुण को प्रभावित करती है। हम देखें कि जो उत्प्रेरक होते हैं वह जैसे कि यहाँ पर कोई भी धात्विक उत्प्रेरक होते हैं, वह अभिक्रिया के लिए अपनी सतह प्रदान करता है। तो उत्प्रेरक होता है, उसके सतह के पर जो उपस्थित परमाणु होते हैं, वह सबसे पहले कोई भी अभिकारक जो यहाँ पर जो क्रिया करने वाला है, वह अभिकारक इनके सतह पर आकर इन परमाणुओं के साथ आबंधित हो जाते हैं, यहाँ पर बंध बना पाते हैं। और ये जो संक्रमण धातुएं हैं, ये बंध आसानी से बना सकती हैं, क्योंकि इनके पास s ऑर्बिटल के साथ साथ d ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये जो संक्रमण धातुएं हैं, अपने d इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की वजह से इन अभिकारक अणुओं के साथ कोवलेंट बंध, सहसंयोजक बंध बना लेती हैं, और इस तरह से यहाँ पर अभिकारकों के बीच जो बंध होते हैं वह कमजोर पड़ने लगते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो सक्रियण ऊर्जा होती है, जो कि अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक है, उस सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है, और इस तरह से फिर यहाँ पर जो अभिकारक के अणु हैं आपस में क्रिया करते हैं, तथा भिन्न भिन्न अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि जो संक्रमण तत्व हैं, उनकी सतह पर उपस्थित जो परमाणु हैं, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की वजह से यह अभिकारक अणुओं के साथ आसानी से बंध बना लेते हैं, तथा जिससे अभिकारक अणु आपस में जो पास पास उपस्थित हैं आपस में क्रिया करते हैं तथा उत्पाद बनते हैं। यहाँ पर हम देखें कि जो इनकी संक्रमण तत्वों की इस तरह से आसानी से अभिक्रिया करने की या अभिकारकों के साथ बंध बनाने की प्रवृत्ति का एक और कारण है, वह है इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं आयोडेट, यहाँ पर आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन की परसल्फेट आयनों के साथ क्रिया। यहाँ पर हम देखें कि जब आयोडाइड आयनों की परसल्फेट आयनों के साथ क्रिया होती है, वहाँ पर आयरन उत्प्रेरक के तौर पर उपयोग में लाया जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो आयोडाइड आयन है वह आयोडीन में यहाँ पर ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तथा जो परसल्फेट है वह सल्फेट में अपचयित हो जाता है। यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वास्तव में जो है वह दो पदों में होती है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखें आयरन जो कि फेरिक अवस्था में है, Fe3+ ऑक्सीकृत अवस्था में होता है, यह पहले आयोडाइड आयनों I- के साथ क्रिया करता है, और यहाँ पर यह स्वयं अपचयित होकर Fe3+ अवस्था से Fe2+ अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तथा यह आयोडाइड आयनों को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। अब यहाँ पर जो Fe2+ आयन है जो अपचयित अवस्था में है, अब ये परसल्फेट आयनों के साथ क्रिया करते हैं, और
यहाँ पर पुनः जो Fe2+ आयन जो अपचयित अवस्था में था अब पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है और Fe3+ यानी कि अपनी पूर्व अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जबकि जो परसल्फेट आयन होते हैं वह सल्फेट में अपचयित हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर आयरन की जो परिवर्तनशील ऑक्सीकृत अवस्था है उसकी वजह से ये अभिक्रिया को संपन्न कर पाते हैं तथा अभिक्रिया के पश्चात अंत में अपरिवर्तित रूप से अलग हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य कारण है वह यही है कि यहाँ पर जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था की वजह से ये विभिन्न अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर पाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं संक्रमण तत्वों का एक और गुण, वह है इनके अंतराकाशी यौगिक का निर्माण। जब हम जानते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी बहुत अच्छी लैटिस संरचना होती है, जालक संरचना होती है। जब इनकी निश्चित जालक संरचना में कुछ छोटे छोटे परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन, इनके जालक संरचना में जो बीच बीच में अंतराकाशी स्थान होते हैं उस स्थान पर ये जाकर समाहित हो जाते हैं या ट्रैप्ड हो जाते हैं, उसके फलस्वरूप जो यौगिक बनता है उसे हम अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। कि ये जो अंतराकाशी यौगिक होते हैं ये इनका जो ये बिल्कुल असमीकरण मिति होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच कोई किसी भी प्रकार का निश्चित अनुपात नहीं पाया जाता है। इसके अलावा ना तो ये आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं और ना ही ये सहसंयोजी प्रवृत्ति के होते हैं। यहाँ पर हम देखें इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि टिटेनियम कार्बाइड, यहाँ पर देखें TiC, यहाँ पर टिटेनियम कार्बाइड, या इसे में क्रोमियम कार्बाइड, या फिर हम देखें आयरन का कार्बाइड, या फिर हम देखें यहाँ पर मैग्नीज नाइट्राइड के साथ नाइट्रोजन के साथ मैग्नीज जो बना रहा है अंतराकाशी यौगिक। इसी तरह से हम देखें आयरन के हाइड्राइड भी होते हैं और इसी तरह से वैनेडियम हाइड्राइड होंगे, टिटेनियम हाइड्राइड होते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के अंतराकाशी यौगिक हैं। यदि हम इनके गुणों को भी देखें तो यहाँ पर हम देखें कि जो महत्वपूर्ण बात यहाँ दिखाई दे रही है वो ये कि यहाँ पर कोई भी संक्रमण तत्व अपनी सामान्य ऑक्सीकृत अवस्था में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हम अंतराकाशी यौगिकों के गुणों को देखें तो हम देखते हैं कि इनके जो गलनांक और क्वथनांक हैं जो शुद्ध धातु होती है उसकी तुलना में अधिक होते हैं। यहाँ पर अब हमें दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि जब यह शुद्ध अवस्था में धातु थी तो उस समय इनके क्रिस्टल लैटिस में बीच बीच पर अंतराकाश थे, रिक्त स्थान पाया जाता था, लेकिन अब ये जो छोटे छोटे परमाणु हैं उनके द्वारा इसे ट्रैप्ड कर लिया गया है। अतः उन्हें हमें मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है और इस तरह से इनके गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। दूसरा, ये अत्यधिक कठोर होते हैं और कुछ संक्रमण तत्वों के जो बोराइड हैं यानी कि बोरॉन के साथ बने हुए इनके जो अंतराकाशी यौगिक होते हैं उनकी कठोरता तो हीरे के कठोरता से के लगभग बराबर होती है। इसी तरह से हम देखें कि इनका जो धात्विक चालकता है, क्योंकि संक्रमण धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, तो यह भी विद्युत के चालक होते हैं, यानी कि अंतराकाशी यौगिक बनने से इनकी चालकता में अंतर नहीं आता है। इसके बाद हम देखें कि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं और इसीलिए हम देखें कि रासायनिक रूप से अक्रिय होने की वजह से इन्हें खुले अवस्था में रहने पर भी इनका ऑक्साइडों का या इनके अम्लों का इन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। इसके बाद हम संक्रमण तत्वों के एक और गुण को जानते हैं और वह गुण है इनका मिश्र धातुओं का निर्माण। यहाँ पर एलॉय फॉर्मेशन, यह इनका एक और महत्वपूर्ण गुण है। और यहाँ पर हम देखें कि मिश्र धातुएं जो होती हैं वो विभिन्न धातुओं का ठोस समांगी विलयन होता है।
भिन्न भिन्न धातुएं, और यहाँ पर देखा गया है कि संक्रमण धातुओं के हमने जैसे कि गुणों को पढ़ा, तो संक्रमण धातुओं की प्रायः त्रिज्याएं तथा इनके अभिलाक्षणिक गुण आपस में समान होते हैं और इसीलिए ये बहुत आसानी से आपस में मिश्रित होकर मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। यहाँ पर अब देखा गया है कि जो आयनिक त्रिज्या है उसमें 15% तक का अंतर होने पर ये आसानी से धातुएं मिश्र धातु का निर्माण कर लेती हैं। इस स्थिति में जब जो एक धातु का जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें जो दूसरी धातु है, क्योंकि इनके आकार लगभग समान होते हैं, इसलिए बड़ी आसानी से एक धातु को उसके जालक स्थान में, जालक बिंदु में से वहाँ पर रिप्लेस कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है और स्वयं उसका स्थान ले लेती है और इस तरह से मिश्र धातुओं का निर्माण होता है। यहाँ पर हम देखें कि जो मिश्र धातु के गुण हैं जो इस प्रकार प्राप्त होते हैं वो होते हैं, ये काफ़ी कठोर हो जाती हैं, जो सामान्य धातु होती है उसकी तुलना में ये काफ़ी कठोर हो जाती हैं और साथ ही साथ इनका जो गलनांक है वह भी काफ़ी उच्च हो जाता है। हम जानते हैं कि जो आयरन की जो फेरस अलॉय है, बहुत सारे जो आयरन धातु है वो बहुत सारी धातुओं के साथ, जैसे कि यहाँ पर कॉपर है, वेनेडियम है, टंगस्टन है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है आदि के साथ मिश्रित होकर यहाँ पर ये फेरस अलॉय, फेरस मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं, जो कि इसी तरह से विभिन्न प्रकार के जिन्हें हम स्टील कहा जाता है और जिनका अपना अधिक महत्व होता है, क्योंकि ये सामान्य जो आयरन धातु होती है उससे अधिक, उससे गुणों में काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके अलावा हम देखें कि कुछ असंक्रमण धातुएं भी इन संक्रमण धातुओं के साथ मिलकर बहुत उपयोगी मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं पीतल, जो कि कॉपर और जिंक का एक अलॉय या मिश्र धातु है। इसी तरह से हम देखें कि कांसा, जिसे हम फूल कांस भी कहते हैं, वह कॉपर और टिन का एक मिश्र धातु होती है। और हम जानते हैं कि ये जो मिश्र धातुएं होती हैं वो गुणों में, चाहे धात्विक चमक की बात हो या फिर अम्ल, क्षार जैसे या ऑक्साइड्स हैं उनसे प्रभावित होने की बात हो, तो ये जो अपनी मूल धातुएं होती हैं उनकी तुलना में ये गुणों में काफ़ी बेहतर होते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि जो संक्रमण धातुएं हैं उनके बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन से लेकर या फिर हमारे औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और यही कारण है कि ये जो संक्रमण धातुएं हैं हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम देखेंगे संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का उदाहरण लेंगे और ये महत्वपूर्ण यौगिक जिनका उपयोग बहुत सारे आयतनमिति जो विश्लेषण है, अनुमाप, जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है वहाँ पर किया जाता है या फिर अन्य प्रायोगिक कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है।